अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों का उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा नाम जो यंग लोगों की आवाज़ थी, उस्मान हादी। उस्मान हादी का जो कत्ल हुआ है उसके हवाले से कि क्योंकि आपको पता है कि ये इनकलाब मांचो जो उनके स्पोक्स पर्सन थे और जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गिरी है और उसके बाद जो है वो डॉक्टर यूनुस आए हैं, ये सारा प्रोसेस जो है उसमें ये एक बड़ा नाम उभर के सामने आया था। तो क्या वजूहत हैं कि उनको कत्ल के पीछे कौन सी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, कौन से वो लोग हैं, क्या अवामी लीग उसके पीछे है, तो उस हवाले से डिस्कस करेंगे सर अय्याज से। क्योंकि ये हमारे जो अय्याज साहब हैं ये इंटरनेशनल जो सिनेरियो उसके ऊपर इनकी नज़र होती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस के टीचर हैं जी। तो उनसे डिस्कस करते हैं और आपको भी एक ओवरव्यू मिलेगा पूरी खबर का कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है जी। तो सर बताइएगा कि ये उस्मान हादी का जो कत्ल है इसके पीछे पूरी स्टोरी क्या है, और पहले ये भी बता दें कि ये उस्मान हादी जो है ये था कौन ना। जैसा आपने खुद बताया है, थैंक यू सो मच, कि जो उस्मान हादी थे वो एक जो इनकलाब इन्वर्टेड कॉमा में अगर आप कह लें कि जो आया है बांग्लादेश के अंदर, जी जी। तो जो तहरीक चली थी तो ही वाज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन। और एक इनकलाब मांचो जो तहरीक है उसके भी वो थे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी कि वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के दौर से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और जो ख़बर मुझ तक पहुंची है या मैंने जो देखी है उसमें ये है कि वो आगे भी पॉलिटिक्स को ही कंटिन्यू करना चाह रहे थे। जो अब एक देखें कि उनकी डेथ किस वक्त हो रही है, एक तरफ अनाउंसमेंट हो रही है कि जी इलेक्शन होने हैं जी ठीक है, और दूसरी तरफ उनका प्लान था कि वो ढाका से एक सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद वो लड़ने वाले थे। तो एक नौजवान एक पॉलिटिशियन था जो वो होना था, और उनकी ये असैसिनेशन हुई है। जो ख़बरें आ रही हैं उसमें जो मैं आपको अगर बता सकूं तो उसमें फैसल करीम मसूद हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और फैसल करीम मसूद जो हैं वो छत्ता लीग के सरबराह। अब छत्ता लीग जो है आप ये समझ लें कि जो अवामी लीग का सब ब्रांच का जो नौजवानों का विंग है, अच्छा यूथ विंग जिसे कहते हैं, उसके वो सरबराह हैं। और जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ही इज़ बिहाइंड इट। तो अल्टीमेटली इल्ज़ाम जो है वो अवामी लीग के ऊपर ही लग रहा है, और समझ लीजिए कि हसीना वाजिद के ऊपर ही लग रहा है। और हसीना वाजिद जैसा कि आप जानते हैं कि वो इंडिया के अंदर हैं, इंडिया की पनाह के में हैं। और यहाँ पर उनके खिलाफ ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ सज़ा भी उनके ऊपर कर दी नहीं गई सर, है। यहाँ से आपकी जो बात है, आप ओवरऑल जो खबरें हैं इसको अगर मेरा एक अपना एनालिसिस है कि अगर आप देखें कि क्या इस उस्मान हादी के कत्ल से क्या अवामी लीग को फ़ायदा होगा। मिसाल ऐसा होता है ना, जैसे आप इसको थोड़ा सा उस तरह काउंटर करें, जैसे आपको होता है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो थी उनका कत्ल हुआ, असैसिनेशन हुई थी 2007 में 27 दिसंबर को। इल्ज़ाम तो आपको पता है कि मुशर्रफ गवर्नमेंट पे लग गया, कातिल लीग बन गई, काफ लीग कातिल लीग बन गई। लेकिन मकसद है कि मुशर्रफ ने ये बात ओपनली कही थी कि आप मुझे ये बताएं मुझे कोई फ़ायदा हुआ। पॉलिटिक्स जो होती है ना सर, मतलब जो चीज़ नज़र आ रही है मुझे, ये इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर अवामी लीग पे लगा तो दिया गया है, हो सकता है जो करंट गवर्नमेंट है उनको कोई ख़तरा हो। देखिए उसमें ना, देखिए जो सियासत होती है ना बड़ी, उसके बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होती है। और दूसरा जो इवेंट होते हैं उनका रिज़ल्ट क्या निकलता है ये भी प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली जिन एरियाज़ में हम रहते हैं जनूबी एशिया के अंदर, आप देखिए कि कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं है इस वक्त। श्रीलंका में देखिए वहाँ पे ये सिचुएशन बनी, बांग्लादेश में ये सिचुएशन बनी, और फिर नेपाल आपके सामने है। अब अगर पर्टिकुलर केस को देखें कि जी इसका फ़ायदा किसको होगा, अगर इलेक्शन होता और इलेक्शन के नतीजे में वो गवर्नमेंट आती जो कि पॉपुलर है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो जो दूसरी गवर्नमेंट है जिस तरह अवामी लीग है तो बहुत पीछे चली जाती है। अवामी लीग तो वैसे ही ख़त्म हो गई ना अभी। वो देखें, वो तो हम कह रहे हैं ना ख़त्म हो गई, लेकिन अगर उनके बयानात देखें जो शेख हसीना वाजिद वहाँ पर बैठ के दे रही हैं, जो इल्ज़ाम शेख हसीना वाजिद पर लगते थे कि वो बहुत ब्रूटल थी, अपोजिशन को बहुत ज़्यादा उन्होंने दीवार के साथ लगाया हुआ था और उनको भरने नहीं देती थी, और ये हकीकत थी। इतना अरसा अगर 17 साल वहाँ पर वो बैठी रहीं और करती रहीं, हुकूमत करती रहीं, तो अपोजिशन के साथ उनका कोई
अच्छा रवैया तो नहीं रहा। और वो उनको बहुत ज़्यादा सर, उसकी एक मिसाल आपको मैं दूं कि एक दफ़ा मेरी ना उस दौर में बात हुई थी, ऐसे आपको पता है फेसबुक पे मैसेंजर पे बातें दुनिया के साथ डिस्कशन होती रहती थी। तो मैं ना एक अपना बांग्लादेश के कोई स्टूडेंट थे, उनसे मेरी बात हुई, तो जनरल मैंने उनसे पूछा, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो ईस्ट पाकिस्तान क्योंकि हमारा ही हिस्सा था। जी जी तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने मतलब है कि उनसे पूछा कि क्या आपके जो लोग हैं उनका पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, किस तरह वो फील करते हैं। तो आप देखेंगे, हालांकि हम तो इधर डिस्कस कर सकते थे, तो उस बच्चे ने मुझे ये कहा कि सर मैं ना ये बात यहाँ नहीं कर सकता, कि मैं मतलब आपको बताऊं कि हम अच्छा समझते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो एंटी पाकिस्तान थी ना, सीना वाजिद की, यानी इतनी सख्ती थी कि कोई बंदा जो है वो मैसेंजर के ऊपर भी बात नहीं कर सकता। नहीं अब कर देखिए सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो नहीं रहे जो पहले थे, जो इंडिया इंजॉय करता रहा था। और अब तो उनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं कि आप शुरू से ही इंटरफेरेंस कर रहे हैं। नौ उस वक्त इंदिरा गांधी की जब हुकूमत थी और ये सारा कुछ हुआ था, तो वो बड़ा क्रेडिट लेते थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। नौ देखें कि वहाँ पर अब वही बांग्लादेश है जिसकी गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट और वहाँ की अक्सरियत या फिर जितने भी वहाँ पर लोग हैं वो इंडिया को अच्छा नहीं समझ रहे, या फिर वो जो जिन लोगों ने तब्दीली लाई वहाँ पर या जो वो किया, तो इंडिया के ऊपर उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो हालात खराब हुए वो हैं इंडिया ने की है। अब ये देखिए कि मुल्कों के जो रिलेशंस होते हैं वो बड़े जिसे कह लें कि बड़े नाजुक दौर से भी गुजरते हैं। एक इन्होंने अज्यूम कर लिया था कि इंडिया ने कि अब तो हमारा बांग्लादेश के साथ ये जो रिलेशनशिप है ये तो ख़त्म हो ही नहीं सकता। इंडिया और बांग्लादेश एक तरह से अपने आप को उसको अपना क्लोज अलाई समझा जाता था। और आप ये देखिए कि जब यूनिस आए थे, अगरचे इंटरिम गवर्नमेंट थी, क्योंकि आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी अगर देखें तो ये एक रिवायत रही थी कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर या कुछ बनता था तो सबसे पहले वो इंडिया का, जी सारी बात है, जिसको वो यात्रा भी कहते हैं। लेकिन यूनिस जो थे वो चाइना गए। अब चाइना की राइवलरी किसके साथ है? इंडिया के साथ है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक पूरी वो असल में ना सर चीज़ें बदल गई हैं। मामला ये होता ना, मैं बता दूं कि सिर्फ पाकिस्तान के अलावा बाकी सारे साउथ एशिया का ना एक समझ लें कि वो उस एरिया की सुपर पावर बन गया था ना इंडिया। अब देखो ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इवन श्रीलंका, इन सब पे उसका जो है, मालदीव सर बन नहीं गया था। अगर आपने ये बात की है तो इसको अगर आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक इंदिरा डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराई गई थी जिसका मकसद यही था कि आपने अपने खित्ते के अंदर हेजमन बनना है। जी जी। पर हेजमन बनने की कुछ ना लवाजमात होते हैं। सही। आप मिलिटरली भी बहुत स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग हो और आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हों। जब तक आप ऐसे नहीं होंगे और आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे स्क्रिमिशेस कराएंगे, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ आप वो करेंगे और सिर्फ उसके बुनियाद पर आप अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वो बबल था, वो असर रसूख नहीं था। असल हेजमैन अगर आप खित्ते में देखते हैं तो इस वक्त चाइना है। पॉलिटिकली भी स्ट्रांग, मिलिटरली भी स्ट्रांग और स्ट्रेटेजिकली भी वो अपने दायरा कार बढ़ा रहा है। और वो इतना बढ़ा रहा है कि अब जो इसको टास्क दिया गया था इंडिया को कि आपने एनसर्कल करना है चाइना को, यू विल बी वन ऑफ दैट। अब अमेरिका तो बहुत पीछे हट गया, उसका तो अब बिल्कुल रुझान भी जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के पास चला गया। तो अब तो चाइना इज द मेन कंट्री। और इसके जो बबल से हवा निकली है ना, ये इनके ऑपरेशन सिंदूर ने निकाल दी है। वो सारी बात है कि उसके बाद से सर ये पूरे के पूरे खित्ते के जितने भी ममालिक हैं उनके सामने ये एक्सपोज हो गया है। अब देखिए मालदीव को इसने मालदीव में जो इलेक्शन जीता है, जो गवर्नमेंट बनी है, वो एंटी इंडियन नारे लगाकर बनी है। सही है। अब मालदीव में ये सूरत है। इसी तरह से अब जो बांग्लादेश में उसके रिलेशन हैं वो भी उतने खराब हैं। तो वो जो एक बबल बना है कि शायद ये जो इंडिया है एक हेजमन है और ये अपने जितने भी हमसाए उनके ऊपर उनका बड़ा प्रभाव है, होल्ड है, तो वो तो सर खत्म हो गया। और श्रीलंका को देख लें, उसी को श्रीलंका में भी सबसे ज्यादा वो हम्बनटोटो जो उनकी जो क्या कह लें कि बंदरगाह है वो चाइना बना रहा है। ये करते क्या है? सर वो एक छोटी सी बात, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि उस्मान हादी, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो वो है, तो उस्मान हादी का भी ये आता है कि वो उस प्रोटेस्ट के अंदर, यानी उस जो है ना कि चीज़ के सपोर्ट कर रहा था कि हसीना वाजिद अवामी लीग को ना बैन किया जाए।
अब होता है ना, उस पर प्रोटेस्ट हो रहे थे और उनका वो मेन सपोर्टर था, ठीक है ना जी। तो हो सकता है कि इस वजह से अवामी लीग जो है वो, और मतलब इंडिया जो है वो चाह रहा हो कि इसको मतलब है ना हटाया जाए ना रास्ते से। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं सकते। पॉलिटिकल इस तरह की जो असैसिनेशंस होती हैं डेफिनेटली ये की ही इसलिए जाती हैं जो उसका मकसद ये नहीं होता कि उस बंदे को टारगेट करना है, उसके लिए डेफिनेटली उनके जो मफादात होते हैं वो सियासी और दूर अब मतलब है कि उसको एक दफ़ा हलचल मच गई ना। हलचल मची, ठीक है ना। अब इस सारे का अगर बेनिफिशरी अगर आप देखते हैं कि इंडिया है या नहीं है, अवामी लीग है या नहीं है, देखिए एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, अवामी लीग भी बांग्लादेश की ही जमात है, सियासी जमात ज़ाहिर है। बात है, बानी जमात है। आज जो सारी एक हमें उनके खिलाफ एक अपराइजिंग और सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हैं जो शेख हसीना वाजिद ने वहाँ पर अपनाए रखी, जिसकी वजह से जो मुआशरा था आपका तकसीम का शिकार हुआ। और देखिए ना वो कौन सी एक चिंगारी उठी थी कि वो एक कोटे के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, फिर बढ़ता गया। अच्छा उसके अंदर देखें जब कोई डिक्टेटर होता है ना सर, एक फ़र्क मैं आपको बताऊं, आपने कोई कार्टून देखा होगा टॉम एंड जेरी का, अगर आपके जहन में वो ये देखें वो छत के ऊपर टॉम जो है वो भागता चला जाता है, टॉम भागते भागते जो है वो छत से भी सॉरी जेरी जो है यानी चूहा जो होता है वो उसके पीछे आगे चूहा आगे होता है और टॉम पीछे होता है। अच्छा वो इधर साइड पे चला गया या जो भी हो गया, तो जो टॉम है वो भागते भागते छत से भी आगे चला गया। अच्छा गिरता नहीं है, गिरता कब है जब वो नीचे देखता है। तो ये जो डिक्टेटर्स होते हैं ना इनके साथ भी ऐसा ही हाल होता है, ये गिरते तब है जब इनको एहसास ही नहीं होता कि हमारे नीचे से ज़मीन ही नहीं रही। ये इतने साल तक जब बैठे रहते हैं ना तो इनको लगता है ये सारे इदारे, ये सारे लोग, ये सब हम ही हैं जिसको कर रहे हैं, अवाम की ताकत को भूल जाते हैं। सर वही ना, अगर आप हम अपने पाकिस्तान हिस्ट्री की अगर दें मिसाल, तो अब देखिए कि अयूब खान पीरियड का पूरा वो 10 साल दौर जो है, ठीक है, उसमें भी यही था कि पूरा स्ट्रेस का माहौल था। असल में आप देखो ना कि पार्टीशन जो हुई है ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान जो है ना, इनमें असल में जो सारा मामला हुआ है वो अयूब पीरियड का है। और इतनी स्ट्रेस का माहौल था, जैसे ही मतलब अयूब खान जाते हैं पीछे से इलेक्शन की फिजा बनती है तो हालात बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। लेकिन देखिए ना वो जो इलेक्शन हुआ था दैट इज़ नोन एज द मोस्ट फेयर एंड फ्री इलेक्शन, ऐसा ही था ना जी। अब वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन को कुछ ताकतों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इवन के जो उस वक्त की जमहूरी ताकत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है ना, उन्होंने भी नहीं किया। तो उसका नतीजा फिर क्या निकला, पाकिस्तान हुआ। तो देखिए जमहूरी अब जिन जिन ममालिक में प्रोटेस्ट हुए, इनकलाब नाम सो कॉल्ड इनकलाब आया, सारी चीज़ें हुई, वो सब के सब जमहूरी रवैयों और जमहूरियत का दावेदार है ना। इवन इंडिया में भी जमहूरियत का दावा किया जाता है, लेकिन सर जमहूरियत का मतलब ये नहीं होता कि आप इक़्तिदार में आएँ और जो आपकी अपोजिशन है उसको इतना दीवार के साथ लगा दें कि वो इस काबिल ही ना रहे कि आपका मुकाबला ना कर सके। नहीं मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे आप देखो ना कि हम प्रेशर कुकर है ना, उस पर हम सेफ्टी वाल रखते हैं, अगर वो सेफ्टी वाल ना हो तो ब्लास्ट हो जाता है, समझा गई। क्योंकि डेमोक्रेसी में आप देखो ना तनकीद करने का, प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का ना राइट दिया जाता है, ये एक सेफ्टी वाल है ताकि लोगों के अंदर जो गम गुस्सा होता है ना वो निकलता रहे। लेकिन अगर हम उसको दबा देते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं कोई बंदा हिल भी नहीं सकता, तो यकदम ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होता है, समझ आ गई ना। क्योंकि आप देखो ना जितने भी अरब कंट्रीज थे, अरब स्प्रिंग आया है तो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसी वेव आई कि जनाब इजिप्ट में भी, लिबिया में भी, सीरिया में भी, इवन सऊदी अरेबिया में भी स्टार्ट हो गया था। सऊदी अरेबिया में तो देखिए ना, अब उसके नतीजे में कुछ लोग कहते हैं कि वो नाकाम हुआ या जो भी हुआ, उसके नतीजे में आपने सऊदी अरेबिया की मिसाल दी है, उनको अपने अवाम के अंदर कुछ ना कुछ फ्रीडम्स देनी पड़ी है ना, आहिस्ता दे रहे हैं और बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो देखिए एक बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल दी है। उसके बाद ठीक है मिस्र के अंदर दोबारा से जो है वो एक फौजी हुक्मरान आके बैठ गया, ट्यूनिस में भी कुछ ख़ास तब्दीली नहीं आई, बल्कि आगे फिर लीबिया और वहाँ पे भी कुछ हालात कुछ बेहतर नहीं, वो एक अलग कहानी, वो किसी दिन और बैठेंगे और अरब स्प्रिंग को समझेंगे। अगर आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो सर बांग्लादेश को एक वक्त था कि जब ये कहा जा रहा था कि ये एक मॉडल है बाकी ममालिक के लिए, कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल, और बाकी उसमें के पीछे भी तो वो सब्सिडीज़ हैं
या सॉरी वो रियायत हैं जो इनको यूरोप दे रहा था कि उनको उस मार्केट में बहुत फ़ायदे मिल रहे थे जिससे हो रहा था। लेकिन आप जो मर्जी कर लें, जो पॉलिटिकल स्पेस जब नहीं देते आप, जिसकी आपने भी बात की है कि वो प्रेशर कुकर को अगर आप बंद करके रख देंगे, पॉलिटिकल स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हुक्मरान हैं ना, उनको एक बात समझ नहीं आती कि एक डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जब आवाम आपको वोट देते हैं, आप आके डिलीवर करें। आपका एक टाइम है, पीरियड है, उसके बाद फिर आप दोबारा आवाम में जाएं, लेट देम डिसाइड, फिर उनको डिसाइड कर दें, ताकि ये साइकिल चले। अनफॉर्चुनेटली चाहे हम हों चाहे कोई और हो, डेमोक्रेसी का एक ऐसा फल बना दिया गया है जिसको चखने ही नहीं दिया गया। जब आप उसको टेस्ट ही नहीं कर पाए तो फिर कैसे उसका फ़वायदा आप हासिल करें। जी दोस्तों, आपने डिस्कशन सुनी सर रियाज की, और ये मतलब वाक़या भी हुआ। और मुल्कों में आप देखें कि ये सिचुएशन है, हर कंट्री में जो गवर्नमेंट आ जाती है वो अपना फिर ना ये दायमी हक समझ लेती है कि हमने ही रहना है ना, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि अवाम के अंदर दो तरह से इनकलाब आता है। एक होता है भूख की वजह से बेसिक नेसेसिटीज़ ना मिलना, और दूसरी जो मेन काज होती है वो ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना रहना जी। लोगों को बोलने का, एहतजाज करने का, उनको मतलब प्रोटेस्ट करने का राइट जब छीन लिया जाता है तो तब जो है एहतजाज शुरू होते हैं, और उसके साथ मतलब इनकलाब आते हैं, और वो उससे गवर्नमेंट गिर जाती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। आपको पता है कि इनकलाब जो है ना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे देखिएगा कि इससे बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस तो आती हैं, लेकिन उससे रिफॉर्म्स लाना मुश्किल हो जाता है। असल में तो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ये है कि ग्रेजुअली चेंज आए, लोग पढ़े लिखे जो है वो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में आए, और आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसीज़ के ज़रिए जो है वो चीज़ें चेंज हो। उससे फ़ायदा ये होता है कि कत्ल गारत भी नहीं होती। और जैसे आप देखो ना, यूरोप है, यूरोप ने एवोल्यूशन के ज़रिए चीज़ें की हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक मॉडर्न सोसाइटी बनी है। तो जो भी ममालिक, ख़ास तौर पे जो अंडर जो है ना कि डेवलपिंग कंट्रीज जिन्हें आप कहते हैं जी, उनको थर्ड वर्ल्ड नेशन जो है, उनमें ये सिचुएशन है कि जो भी पावर में आता है बस वो उसके साथ लग जाता है, चिमट जाता है, और फिर हालात यकदम बदलते हैं, और या तो मारा जाता है या फिर मुल्क से भाग जाता है। तो अभी आपके सामने जितने भी ममालिक में चेंजेस आई वो यही थी। तो बेसिकली जो उस्मान हादी का जो कत्ल हुआ है वो भी इसी सिचुएशन में, एक महीने के पहले भी बांग्लादेश के हालात थोड़े से डिस्टर्ब थे, और अब उसको मज़ीद वायलेंस चीज़ें जो है ना उसकी तरफ लाया गया जी। और ये हम नहीं कह सकते कि अब मौजूदा गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट या अवामी लीग किसने ये करवाया, लेकिन इससे मेन मकसद डिस्टेबल करना था बांग्लादेश की गवर्नमेंट को। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है कि एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।